सो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमारे पास 7 to 8 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है, और ये लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 8 मार्क्स का आया था, और अदरवाइज 7 8 में वेरी करता रहता है। ऑब्वियस है इस बार हो सकता है एक आधा नंबर कम हो जाए, क्योंकि इस बार फिजिक्स सिर्फ 25 मार्क्स का आ रहा है, एज यू नो, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमारे पास सबसे पहले तो हम बात करें कि इस चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है। ओवरऑल पूरा ओवरव्यू पहले दे देता हूं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूले विच आर टू बी यूज्ड इन द चैप्टर। तो सबसे पहली बात, सारे फॉर्मूले इकट्ठे लिख देते हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में बात की गई, क्यू सिंबल दिया गया, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ई जिसका वैल्यू नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना हो गया, एन टाइम्स ई। तो ये फॉर्मुलेशन बन गई पहली। इलेक्ट्रिक करंट, rate of flow of charge through a given cross section of a conductor with respect to time। मेरे पास मान लो ये कंडक्टर वायर है, तो इसके गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो करा पर यूनिट टाइम, मींस करंट इज इक्वल टू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज, टोटल चार्ज कितना बना था, n टाइम्स e विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए ये फॉर्मुलेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाती है। काफी टाइम से इसका क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। पहला, डिफाइन 1 एम्पियर एस आई यूनिट ऑफ करंट। करंट फ्लो इज सेड टू बी इक्वल टू 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। गाइस यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, हमें क्वेश्चन गिवन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट फ्लो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। तो टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड, सो दैट द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर बिकम्स 3.2 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर दे सकते थे वैल्यू, लेकिन वो ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा घुमा दिया। 3.2 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻⁻3। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर करंट की वैल्यू दी गई है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है बेटा। तो I इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन टी से n कितना आ जाएगा, I इंटू टी अपॉन ई। I का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू टी, टाइम 1 सेकेंड दिया है, अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 2s आर, तो वैल्यू कितनी बन गई, 2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻। ओके, अब यहां पे ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻19। तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -3 + 19, 2 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स विल बी द आंसर। अब इसी की जगह अगर 1 एम्पियर दिया होता तो देखो n कितना आ जाता, I इंटू टी अपॉन ई, I 1 इंटू ई, सॉरी टी 1 सेकेंड अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻19 ऊपर जाके प्लस हो गया तो बना, ये डेसिमल हटाऊंगा, अपॉन 10, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 अपॉन 16 इंटू 10⁻19। 10 अपॉन 16 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0.625 इंटू 10⁻19। इसी वैल्यू को 6.25 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हो, जीरो बोरो कर लिया, ठीक है।
तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन इस साल आ सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए अभी काफी टाइम से नहीं पूछा गया इसलिए। नेक्स्ट, अब हमारे पास इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिफाइन करते थे? अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मेरे पास यहां पे ऐसा यूनिट क्या बनता था पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा? वोल्ट। 1 वोल्ट कितना बन जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी इक्वल टू 1 वोल्ट if 1 joule of work is required to carry a charge of 1 coulomb from one point to another point in an electric circuit. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। V इक्वल टू W अपॉन Q है, तो W क्या हो जाएगा बेटा? Q इंटू V। ये साथ में ध्यान में रखना, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको चार्ज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पूछा है। तो एनर्जी और वर्क इक्वल होते हैं, 9th में पढ़ा है हमने, तो इसीलिए वर्क इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V कर देना है। टाइम का यूज नहीं करना, टाइम दिया होगा क्वेश्चन में, टाइम की जरूरत नहीं है यूज करने की, डायरेक्ट Q इंटू V कर देना है वहां पे। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया तो उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट बनता था। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा, मतलब एक का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और दूसरे पॉइंट पे बहुत कम है, तो चार्ज फ्लो करेगा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। जितना ज्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा हाई से लो पोटेंशियल पे। तो जैसे जैसे चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, हाई वाले का पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा, लो वाले का हाई होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। तो वही तो टाइम होता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है। मोर द फ्लो ऑफ चार्ज मोर द करंट फ्लो। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया? नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये साथ में आपने ध्यान में रखना है, ये लाइन लिखनी जरूरी है साथ में। कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ यहां से हमारे पास फॉर्मुलेशन बनी I इज इक्वल टू V अपॉन R और V इक्वल टू I इंटू R। R क्या था यहां पे? रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ अच्छा, पहले तो रेजिस्टेंस होता क्या है? द फिनोमिना ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। Phenomena of obstruction offered by for the flow of current by the material of conductor itself। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू V अपॉन I आ गई, SI यूनिट ओम, 1 ओम का वैल्यू ओम, ठीक है, 1 ओम 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 ओम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। ओम्स लॉ के ऊपर ऑल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन आना होता है, तो इस साल आने के चांसेस हैं इसके। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी इक्वल टू 1 ohm when a current of 1 ampere is flowing through an electric circuit having a potential difference of 1 volt across its terminals। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज सेड टू बी इक्वल टू 1 ohm if a current of 1 ampere is flowing through an electric circuit having a potential difference of 1 volt across its terminals। Now what becomes the cause of resistance? तो ये कंडक्टर वायर है, मान लो मेरे पास, इसके अंदर ऑब्वियस है एटम्स हैं। एक फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन आया आगे, करंट किस फॉर्म में फ्लो करता है? सॉलिड कंडक्टर्स के थ्रू, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे आएगा, ये यहां पे क्या होगा? इसका कोलिजन होगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, इधर इधर, इस तरह से जाएगा। तो बार बार इसका क्या हो रहा है?
कोलिजन्स हो रहे हैं, कोलिजन्स होंगे तो क्या होगा, रुक रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी देर के लिए, रोक रहे हैं ये एटम्स फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को बाय मींस ऑफ देयर डायरेक्ट कोलिजन्स, दैट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पे आप क्या कहेंगे, इट अकर्स ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन द फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से एक और बात हुई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कोलिजन्स की वजह से होता है, मतलब रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, याद रखिएगा, आगे इसे कनेक्ट करेंगे। अब साथ में हमें एक और पॉइंट दिया गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स के अंदर 4 फैक्टर बताए गए हैं हमें। पहला फैक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड, inversely proportional to area of cross section of the conductor. Third, directly proportional to the nature of material of the conductor. हर एक मटेरियल का बेटा अलग नेचर है कि वो कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के थ्रू इजीली फ्लो करते हैं, तो आयरन के थ्रू थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेगी, एलॉयज के थ्रू और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी। तो हर एक का अपना नेचर है, कोई ज्यादा अलाउ करता है, कोई कम करता है। इसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और लास्ट, मेटल कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। In case of metal conductors, resistance is directly proportional to temperature. More the temperature, more will be collisions, hence more will be resistance. Semi metals के केस में first decrease, then increase with further increase इन टेम्परेचर। क्योंकि पहले तो वो सेमीकंडक्टर से कंडक्टर बन जाएगा हीट अप होने पे, तो पहले तो रेजिस्टेंस कम हुआ ना, क्योंकि बेटर कंडक्टर बना। लेकिन जैसे और इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, तो अब तो वो कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसलिए बाद में उल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तीसरा, यहां पे एक और है, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, मतलब लिक्विड कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड कंडक्टर्स के केस में बेटा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो आयंस में डिसोसिएशन ज्यादा होगी, ज्यादा आयन बनेंगे तो वो बेटर कंडक्टर हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो कम हो गया ना। तो ये बने हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब फैक्टर्स के साथ साथ हमारे पास कंक्लूजन क्या बना, R is equal to rho L upon A at constant temperature. Resistivity. Now see, R का यूनिट है ओम, L लेंथ है मीटर, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी R इंटू A अपॉन L, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दिया, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बन गया ओम मीटर। इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। साथ में इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, तो बेटा रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस R। और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन बन सकता है, कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए, resistivity can be defined as the magnitude of resistance. Resistivity can be defined as magnitude of resistance offered by the material of a conductor of unit area of cross section and unit length. तो ऐसा यूनिट को तो कर ही दिया आपने रेजिस्टेंस की डिफाइन, साथ में एक रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। दोनों में से कोई एक पूछी जा सकती है बेटा इस साल, इसलिए अच्छे से रिवाइज करना। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए इस बार, ओम्स लॉ में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। और साथ में अभी प्रीवियस 2 इयर्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं बना रेजिस्टेंस के फॉर्मूला पे, तो R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A कैन ऑल्सो बी रिटन एज R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है, यहां पे आपको रेडियस गिवन होगा,
रेडियस नहीं तो डायामीटर गिवन होगा, डायामीटर का हाफ करोगे रेडियस आ जाएगा, वैल्यू प्लेस करोगे, सॉल्व करोगे। बेस्ट वे टू प्रैक्टिस दिस इज आप एनसीईआरटी का इसमें से सॉल्ड एग्जांपल कर लेना, वहां पे आपको डायामीटर दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, वहीं से आपने इसको प्रैक्टिस करना है। इसका सॉल्ड एग्जांपल एक प्रैक्टिस करके रख लेना, वहां से बात बन जाएगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का करना है आपने प्रैक्टिस। और साथ में एक तरफ तो हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरी तरफ एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग एंड फोल्डिंग। देखो एक तो ये हो गया कि मैं लेंथ को अगर डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, अगर मैं एरिया हाफ कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से डबल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीधा बन गया कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन मेरे पास एक अलग से केस बना इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग और फोल्डिंग। बेटा इसका आपने ध्यान रखना है, एक छोटा सा क्वेश्चन रखा गया है बीच में क्योंकि आपके सिलेबस में स्ट्रेचिंग और फोल्डिंग के केस में आपने क्या ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हो या फोल्ड करते हो तो उसका स्ट्रेच करने पे क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, पर साथ के साथ उसको स्ट्रेच करने से क्या हो रहा है, पतली भी तो हो रही है वायर, तो मतलब लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डू वी एग्री? तो यहां पे इस पॉइंट का आपने ध्यान देना है, लेंथ अगर डबल हुई है तो एरिया हाफ हो जाएगा। सेम वे में अगर लेंथ हाफ हुई है तो एरिया डबल हो जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट बनेगा इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग और फोल्डिंग। तो अगर लेंथ ट्रिपल कर दी आपने, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी लेंथ, तो एरिया क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। मींस इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग एंड फोल्डिंग इफ वी चेंज द लेंथ द एरिया आल्सो चेंजेस बाय द सेम अमाउंट इन अपोजिट मैनर। इफ वी इंक्रीज द लेंथ एरिया डिक्रीजेस, इफ वी फोल्ड डिक्रीज द लेंथ एरिया इंक्रीजेस। यहां से अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक वायर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम एंड इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर दी, तो लेंथ अगर डबल की तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो फिर ऐसे में हमारे पास अब R डैश न्यू रेजिस्टेंस विल बी रो इंटू L डैश अपॉन A डैश, नया रेजिस्टेंस होगा। रो लेंथ कितनी हो गई है, डबल, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, 2 ऊपर जाएगा, 4 टाइम्स रो L अपॉन A मींस न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस। तो ओल्ड रेजिस्टेंस 4 ओम था, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 ओम। अब सेम वे में बोल दिया कि इट इज फोल्डेड, डबल्ड ऑन इटसेल्फ, डबल्ड ऑन इटसेल्फ मतलब लेंथ हाफ हो गई है तो एरिया डबल हो गया। तो ऐसे में R डैश क्या हो जाएगा, लेंथ रो L अपॉन 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा 2A। तो इस बार क्या हो गया, R डैश R अपॉन 4, 4/4 1 ओम। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन, तो दोनों में से कहीं कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रेचिंग और फोल्डिंग के केस में इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। माइट बी आस्क्ड, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर फिर भी आपने इसको एक बार रिवाइज जरूर करके रखना है, रेयरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हमारे पास इसके बाद एक तो ये रेजिस्टिविटी का हो गया, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्या आता था टॉपिक, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से हर साल क्वेश्चन बन रहा है तो इस बार भी पूछा जा सकता है, कोई इस पे गेस वर्क तो चलेगा नहीं क्योंकि रैंडमली पूछा जाता है इस टॉपिक में से। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स एंड सो ऑन।
बस यहां पे आपने ध्यान क्या रखना है, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग ईच रेजिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल R, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा, R प्लस सो ऑन n टाइम्स, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या बन जाएगा, n टाइम्स R। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। दूसरी ओर पैरेलल के केस में 1 अपॉन R इन पैरेलल, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन n टाइम्स। अब इसमें भी सेम, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1 अपॉन R इन पैरेलल क्या हो जाता था, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस सो ऑन n टाइम्स, तो बन जाता था 1 अपॉन R इन पैरेलल n अपॉन R, और इसीलिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ जाता था R अपॉन n। अब देखो आपको ये रिलेशन के ऊपर बेस्ड एक एमसीक्यू बन गया, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या बना, n टाइम्स R, पैरेलल में क्या बना, R अपॉन n, R से R कैंसिल, n स्क्वायर रेशियो 1। इस तरह से एमसीक्यू बन सकता था इससे, अदरवाइज और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता। अब आगे इसमें से एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन इस साल के लिए फेवरेबल रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थ्योरी में से क्वेश्चन अगर बनना होगा तो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल, क्या एडवांटेजेस होते हैं बेटा, पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, द वर्किंग ऑफ डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कंट्रोल्ड सेपरेटली, सबका अपना अपना अलग अलग स्विच बना सकते हैं ना। If any one appliance stops working, the rest of the appliances will keep working without affecting the working of other appliances, वो अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू विच करंट विड्रॉल इंक्रीजेस, तो सप्लाई लाइन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, और वोल्टेज रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, तो इसीलिए अप्लायंसेस की वर्किंग इजी हो जाती है, सिंस ऑल द अप्लायंसेस वर्क एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। 220 वोल्ट पे तभी कर पाते हैं, डोमेस्टिक में भी, है ना। तो ये एडवांटेजेस। लिमिटेशंस ऑफ सीरीज में, अब सीरीज में अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो रेस्ट ऑफ द अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग, है ना। दूसरा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डिफेक्टेड अप्लायंस, क्योंकि सारे ही बंद हो गए हैं तो कौन सा डिफेक्टेड है ये पता नहीं चलेगा। तीसरा, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उससे करंट का विड्रॉल कम हो जाता है, तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास। नेक्स्ट, अब ये तो चलो ठीक है एडवांटेजेस का हो गया, हमारे पास एक क्वेश्चन सीरीज पैरेलल से अलग से बनेगा, लेकिन उसमें आपको इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट साथ में ऐड ऑन दिया जाएगा। तो पहले पावर और एनर्जी के फॉर्मूलाज कर लेते हैं। क्या क्या थे हमारे पास, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और हमें पता है वर्क क्या होता है, Q इंटू वी, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, तो वर्क की जगह रख दिया Q इंटू वी अपॉन टी, Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, करंट, तो करंट इंटू वोल्टेज V। अब साथ में V का फॉर्मूला होता है I इंटू आर, तो V की जगह I इंटू आर अगर मैं रखूंगा तो क्या बनेगा बेटा, I इंटू आई आर, आई स्क्वायर आर, और साथ में I की वैल्यू अगर मैं V अपॉन आर रख देता तो V अपॉन आर इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूले पावर के लिए यूज होंगे। बड़ा कंफ्यूजन है यार, कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करेंगे, ये तो बड़ा उलझाने वाला काम है ना। ऐसा कुछ नहीं है, I इंटू वी हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। दूसरा, I स्क्वायर आर सीरीज के केस में यूज करना है, और V स्क्वायर अपॉन आर पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में यूज करना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट है सब कुछ। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, I दिया है, V दिया है, पावर निकाल लो, I इंटू वी। अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है और सीरीज के अंदर किसी एक रेजिस्टेंस का निकालना है आपको पावर, सीरीज में रेजिस्टेंस का पावर निकालना है, तो I स्क्वायर आर लगाने का है वहां पे, और अगर कोई पैरेलल वाले में लगाना है आपको तो V स्क्वायर अपॉन आर करना है, ठीक है। अगर पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल का ही है, अकेला पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें V पहले से नोन होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है ना, तो V इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई V स्क्वायर अपॉन आर। सीरीज के केस में I स्क्वायर आर क्यों किया, क्योंकि I कांस्टेंट होता है सीरीज में,
तो ये फॉर्मूला कब और क्यों लगा ये पता लग गया। गुड। अब हमारे पास ये तो हुआ पावर के लिए, साथ में एनर्जी, ऑब्वियसली पावर इनटू टाइम। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन्हीं में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो I इंटू वी इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब एक छोटा सा ट्विस्ट, आप लोग जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो यहां पे नॉर्मल सिचुएशन में पूरे कॉम्बिनेशन की जब आपने पावर निकालनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ वी स्क्वायर अपॉन आर ही लगाएंगे। पूरे कॉम्बिनेशन के लिए आप वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म रखना जरूरी होता है। तो पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है, तो सबसे इजी होता है कि पूरे सर्किट का आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया, जो भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होगा उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल ही लोगे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर करना है, ये इजी रहेगा। नहीं तो पहले आप देखो वी तो दिया था, रेजिस्टेंस निकाला, फिर वी अपॉन आर करके करंट निकाला, फिर जाके आई स्क्वायर आर करोगे, लंबा हो जाएगा यार। इतना लंबे में नहीं लेके जाना क्वेश्चन को, जरूरी है लंबी करनी है कैलकुलेशन। लॉन्गर द कैलकुलेशंस मोर आर द चांसेस ऑफ हैविंग एरर्स, तो अवॉइड दैट बेटा। डायरेक्ट वी स्क्वायर अपॉन आर लगाना है अगर पूरे सर्किट की पावर निकालनी है। सेम वे में पूरे सर्किट की एनर्जी निकालनी होगी तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी कर देना है। अब इसी से ही एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना कि एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंस is equal to I square R into T, and it is also equal to V square upon R into T. How is it possible that energy is directly proportional to resistance and at the same time it is inversely proportional to resistance? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। तो सिंपल है, अगेन वही लॉजिक देना है कि ये कब हुआ, सीरीज के केस में। तो इन केस ऑफ सीरीज व्हेन करंट supply is constant, then heat energy produced becomes directly proportional to resistance when current is constant. But when potential difference is constant, the heat energy produced becomes inversely proportional to resistance. ये कब दिया inversely proportional? जब potential difference constant था across that resistance. Okay? तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है वो डिसाइड करेगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेना है। अगर करंट है कांस्टेंट तो डायरेक्टली, वोल्टेज तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हुए पहले फॉर्मूलाज। अब इन सब को मिला के हमारे पास क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें देखें। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमीटर वोल्ट मीटर से रिलेटेड। तो एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। क्योंकि इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डोमेस्टिक सर्किट के क्वेश्चंस को लास्ट ईयर यूज कर लिया गया है। इस तरह का एक सेगमेंट क्वेश्चंस का जरूर रखना होता है हर बार सीबीएसई ने। तो लास्ट ईयर उन्होंने शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, इलेक्ट्रिक फ्यूज तीनों इकट्ठे पूछ लिए थे। तो अब हमारे पास बचा ही ये वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वाले में बचा है, मैग्नेटिज्म वाले में नहीं। तो इसलिए एमीटर और वोल्ट मीटर का पहले मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। व्हाट इज एन एमीटर? An electric device used to measure the amount of current flowing through an electric circuit. Since the amount of current flow remains same in case of series combination, that is why ammeter must be connected in series. तो इसीलिए एमीटर हमेशा अप्लायंसेस के साथ सीरीज में लगाया, पूरे सर्किट का तो पूरे सर्किट के सीरीज में है एमीटर, तो हमेशा एमीटर सीरीज में लगता है। बहुत बढ़िया। पर साथ में एक बात और पूछी जाती है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? The resistance of ammeter is very low. Why low? Since it is connected in series, its resistance will get added into the resistance of combination or the circuit, due to which it may decrease the current withdrawal of the circuit. Therefore, its resistance is made as low as possible so that it does not affect the current withdrawal from the supply line. तो इसलिए 3 पॉइंट दिया आपने, पहले क्या है, कैसे कनेक्ट किया जाता है और क्यों, और साथ में उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो पहले मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज करंट फ्लो रिमेन सेम इन द सीरीज। तीसरा फिर रेजिस्टेंस इज वेरी लो बिकॉज रेजिस्टेंस गेट एडेड इन द सीरीज, देयरफॉर इट्स रेजिस्टेंस इज मेड वेरी लो so that it does not affect the current withdrawal of the supply.
अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए डिवाइस जो यूज हुआ वो कौन सा होता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का क्या बना? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट किया वोल्ट मीटर को, और साथ में हमने ये भी देखा कि उसका पोटेंशियोमीटर का, दैट इज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। रेजिस्टेंस हाई क्यों रखा था? सो दैट इट डज नॉट विथड्रॉ द करंट from the supply line, or does not withdraw the current from supply line to prevent the working of appliance itself ना। नहीं तो ये तो खुद ही करंट विथड्रॉ कर लेगा, तो अप्लायंस का करंट ही तो इसने एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना। तो इसके थ्रू करंट मिनिमम जाए, ये अप्लायंस के करंट को ड्रॉ ना करे, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई करना पड़ेगा एज मच एज पॉसिबल। ठीक, पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल में क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट दे देगा इजीली। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है अगेन। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं बुक में से दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 है ये एग्जाम्पलर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे प्रैक्टिस कर लेना। पहले कहा है B1, B2 एंड B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स। आइडेंटिकल बल्ब्स है मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम है। दे आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। कैसे कनेक्टेड है भाई? पैरेलल में है, तीनों बल्ब एक दूसरे के पैरेलल में है, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर तीनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस दिया हो। दिया नहीं है, क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है। When all the three bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by ammeter A. एमीटर A ने कितना करंट रिकॉर्ड किया? 3 एम्पियर। मतलब तीनों बल्ब जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उन्होंने मिलकर करंट जो ड्रॉ किया है वो 3 एम्पियर है। अगर तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तीनों पैरेलल में लगे हैं, तो तीनों में करंट इक्वली डिवाइड हुआ होगा। तो एमीटर में A1 में कितना गया होगा? 1 एम्पियर। A2 में कितना गया होगा? 1 एम्पियर। और A3 में भी 1 एम्पियर। तो हो गया तीनों का करंट टोटल 3 एम्पियर। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है। What happens to the glow of other two bulbs when the bulb B1 gets fused? Okay, B1 फ्यूज हो गया भाई, तो पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में the working of other appliances is not affected at all. उनकी अपनी करंट ड्रॉ करने की एबिलिटी उतनी रहेगी यार, उसको थोड़ी फर्क पड़ना है। तो मतलब एमीटर 2 एंड 3 का रीडिंग सेम रहेगा, और उनके ग्लो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। They will keep glowing to the same brightness as they will draw the same current again. ठीक, दूसरा क्वेश्चन, what happens to the reading of A1, A2, A3 and A when B2 is fused? अब B2 फ्यूज कर दो भाई, चलो भाई B2 फ्यूज कर दिया, तो A2 की रीडिंग क्या हो जाएगी? अब 0। A1 की रीडिंग अभी भी 1 एम्पियर रहेगी, अब वो तो चल रहा है ना बल्ब। A3 की रीडिंग 1 एम्पियर। अब A की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर, क्योंकि दो ही बल्ब है ना, तो दोनों ने 1-1 एम्पियर करंट ड्रॉ किया, तो टोटल करंट ड्रॉ कितना हो गया? 2 एम्पियर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, तीनों बल्ब जब ग्लो कर रहे थे तो टोटल पावर कितनी डिसिपेट हुई सर्किट के अंदर? टोटल पावर डिसिपेटेड, तो पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज, क्योंकि करंट दिया है टोटल जब तीनों वर्किंग में थे, वोल्टेज दी हुई है, तो क्या बन गया मेरे पास? 3 इंटू 4.5, 3 4 12, 13.5 वॉट। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट, किलोवाट आवर की डेफिनेशन भी लर्न कर लेना यार, बीच में स्किप हो गया था, लास्ट पॉइंट था वो। किलोवाट आवर energy consumed or developed by any appliance is said to be equal to 1 kilowatt hour when an appliance of power 1 kilowatt is operated for 1 hour। तो वो डेफिनेशन, और साथ में उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल बन जाता था ना 1 किलोवाट आवर का वैल्यू, वो भी करना है। और साथ में इसके, अब ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, पावर, रेजिस्टेंस, करंट, सब की वैल्यू मेजर करने के लिए एक ओवरऑल क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। इसे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं। देखो सबसे पहला इसका हमने क्या करना है, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है आपको? एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 ओम 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं।
इन सीरीज विद 2 ओम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल वाले को सॉल्व करोगे, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6, 2 प्लस 1, 3/6, 1/2, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ गया 2 ओम, और 2 ओम सीरीज में भी लगा है उसके, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया सीरीज में, 2 + 2 4 ओम। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आंसर हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट, तो टोटल करंट V अपॉन R, V की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 4, 1.5 एम्पियर, ये टोटल करंट ड्रॉ हुआ। अब नोटिस करो, A1 सीरीज में लगा है, A2 भी सीरीज में लगा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2, नो डिफरेंस बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और वैल्यू कितनी आएगी, उसकी रीडिंग कितनी आएगी 1.5 एम्पियर। चलो भाई, करंट भी हो गया मेजर, A1 और A2 की वैल्यू भी पता लग गई। अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, I इंटू R, 2 ओम वाला, तो सीरीज में लगा है 2 ओम, तो इसलिए करंट तो सेम ही होगा, 1.5 इंटू रेजिस्टेंस 2, तो कितना बन गया 3 वोल्ट। अच्छा, सेम वे में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी पूछा होता 3-6 वाले का, तो क्या करते, थ्री और 6 वाले का अगर करना होता, तो 3 और 6 वाला क्या है, सीरीज में ही लगा है, आफ्टर ऑल पूरा तो सीरीज में लगा है ना। अब ये 3 और 6 का पैरेलल कितना आया था 2 ओम अगेन, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3,6 कितना बनेगा, I इंटू R, मतलब 1.5 इंटू 2, 3 वोल्ट, और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 ओम विल बी 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट ओम विल बी 3 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट भी तो निकाल सकता हूं, करंट थ्रू 3 ओम कितना आ जाएगा, करंट थ्रू 3 ओम V अपॉन R कितना बनेगा बेटा, V कितना है 3 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1 एम्पियर, करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस, V अपॉन R करूंगा फिर से, V की वैल्यू 3 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 6 ओम, तो कितना बन गया 1/2, 0.5 एम्पियर। अब लास्ट में पावर ऑफ 2 ओम पूछी है, तो पावर क्या करोगे, सीरीज में लगा है ना बेटा, तो I स्क्वायर R कर दो ना यार, I स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर इंटू 2, 2.25 इंटू 2 कितना बन गया 4.5 वॉट। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस तुम लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे कोई इंप्रेस करने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखो अपने आप को, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच के चलना है। कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको करनी है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से बेस बन जाता है, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कहां से बन सकते हैं, एक रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से रिलेट करने वाले क्वेश्चंस बनेंगे, दैट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां से आपके पास दो क्वेश्चन ज्यादा कॉमन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। पहला, tungsten is used in the filament of the bulb, why, because tungsten has high resistivity and high melting point, due to high resistivity it produces high heating effect of electric current, and since it has a very high melting point it starts glowing at a very high temperature without melting। हाँ, साथ में एक पॉइंट एड ऑन होता है, an electric bulb is always filled with an inert gas like argon so as to prevent the oxidation of tungsten filament at high temperature। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास फिर बनता है इसमें से,
नाइक्रोम वायर क्यों यूज की जाती है हीटिंग अप्लायंसेस के एलिमेंट्स के अंदर? तो नाइक्रोम वायर इज आयरन एलॉय हैविंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी. ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी इट प्रोड्यूसेस हाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और साथ में इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू व्हिच इट डज नॉट मेल्ट even at very high temperature, starts glowing at that high temperature. Third one, it is chemically less reactive or chemically stable, due to which it does not get oxidized or does not get corroded even at very high temperature. तो ये रीजन दे देना है आपने. ठीक, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है. और यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? हाँ, एक और क्वेश्चन है कि कंडक्टर कॉर्ड जो होती है एक हीटिंग अप्लायंस की, दैट डज नॉट ग्लो बट द हीटिंग एलिमेंट ग्लोज. अगेन सेम रीजन, heating element is made up of an alloy having high resistivity and high melting point. तो high heating effect of electric current होगा, high melting point की वजह से even at very high temperature without melting glow करना शुरू कर देता है. Whereas the conducting cord is made up of a good conductor, तो obviously does not glow as does not produce heating effect. अब और क्या क्वेश्चन आ सकता है अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस? तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक अलग से बनता है, चाहे वो ओम्स लॉ का आएगा चाहे वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा. लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं. पहले ओम्स लॉ की बात करते हैं. ओम्स लॉ में से दो ग्राफ बनाने हैं हमने. देखो, पहला ग्राफ आई वी ग्राफ और दूसरा ग्राफ बना रहा हूं वी आई ग्राफ. ठीक है, वी आई ग्राफ के केस में आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया. ठीक है, अब आपको पता है नाइन्थ में आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना? स्लोप क्या होता है? यहां से आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे ओ ए बी, तो स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है? ओ बी. जरा चेक करो, ए बी क्या है? वी अपॉन ओ बी क्या है? आई. वी अपॉन आई क्या होता है? आर, रेजिस्टेंस. तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया. और दूसरी ओर स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, अब यहां से नॉर्मल ड्रॉप किया बेटा, ओ ए बी, ए बी अपॉन ओ बी. तो इस बार ये क्या है? ए बी क्या है? देखो, आई अपॉन ओ बी क्या है? वी. आई अपॉन वी क्या होता है? वी अपॉन आई इज आर, तो आई अपॉन वी इज 1 अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस. तो slope of IV graph gives us conductance, that is reciprocal of resistance. दोनों में से एक पूछा जा सकता है. इसे इंश्योर करिए कि आपने रिवाइज किया हो, बना के देखा हो. और साथ में अगर ये नहीं तो एक और ग्राफ. अब सीरीज पैरेलल पे जा रहा हूं. मेरे पास एक ग्राफ दिया है, हाँ, इधर है V और इधर है I. ठीक है, वी आई ग्राफ दिया है. अब देखिए, ये है R1 एंड ये है R2. एक्चुअल में R1 और R2 जो हैं, these are the measures of series and parallel combinations. You have to identify which one is series combination and which one is parallel combination. तो देखो कौन सा सीरीज हो सकता है और कौन सा पैरेलल हो सकता है. बेटा सीधी सी बात है, यहां पे स्लोप चेक करेंगे आप. ये स्लोप की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी. तो स्लोप ज्यादा किसका होगा? जिसकी V की वैल्यू ज्यादा, I की वैल्यू कम. तो R1 में रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है. किस में होता है रेजिस्टेंस ज्यादा? सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो ये क्या हो गया? सीरीज. और इधर R2 क्या होगा फिर? इसमें देखो, इधर स्लोप की वैल्यू कम है तो इसलिए R2 क्या बनेगा? पैरेलल. ये क्वेश्चन बन सकता है. अगर ये नहीं बना तो एक और है, R1, R2, R3. अब जरा ध्यान देना, मैं
इधर आई कर देता हूं, इधर वी कर देता हूं। अब आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब सबसे कम पहले लिखना है, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, तो जिसमें आई की वैल्यू कम और वी की वैल्यू ज्यादा होगी वो वाला रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, राइट। वी ज्यादा होगा तभी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, वी अपॉन आई होता है रेजिस्टेंस, फॉर्मूला साथ में लिख लेना। अब वी ज्यादा होना चाहिए और आई कम होना चाहिए, तो वो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। कौन बना? R3। R2 उससे कम है और सबसे कम R1 है, तो बन गया इंक्रीजिंग ऑर्डर R1 R2 R3। यही अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो R3 R2 R1 बन जाता। ध्यान रखना इस बात का। तो इन दोनों में से कोई एक ग्राफ का बन सकता है, या तो सीरीज पैरेलल वालों से बना लेंगे या फिर ओम्स लॉ का डायरेक्ट वाला क्वेश्चन बना लेंगे, पर ये आपने इंश्योर करना है कि ये ग्राफ वाली भी आपने प्रैक्टिस की हो। तो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। आपने एक चीज का और श्योरिटी रखना है, सारी डेफिनेशंस को आपने रिवाइज करना है। 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 किलोवाट आवर, 4 डेफिनेशंस हैं। फिर इसके बाद ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, और वहां से R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाला न्यूमेरिकल NCERT वाला वो प्रैक्टिस करना है। सीरीज पैरेलल में जो मैंने करवाया क्वेश्चन उसे अगर अच्छे से कर लो, और बल्ब्स वाला क्वेश्चन, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उसे प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो दैट विल बी ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम शुरू करेंगे लास्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।